नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी लगातार जमीनी हकीकत को परखने के लिए जिलों के दौरे कर रहे हैं। नतीजा भी सामने है। अब तक यूपी में 4.5 करोड़ से ज्यादा कोरोना के टेस्ट हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री का 3T फार्मूला कारगर होता दिख रहा है। यह फार्मूला है टेस्ट, ट्रीट और ट्रेस। इस 3 के फार्मूले से क्या योगी जंग जीत पाएंगे? पिछले 22 दिनों में 2,26,000 सक्रिय केस कम हुए हैं। अब तक मुख्यमंत्री 15 मंडलों का दौरा कर चुके हैं। तो क्या इस मुख्यमंत्री के 3T फार्मूले ने बाजी बदल दी है? क्या उत्तर प्रदेश कोरोना से जंग जीत पाएगा? इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ डिबेट में है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, भारतीय जनता पार्टी से विधायक नागेंद्र राठौड़, कांग्रेस के प्रवक्ता उमाशंकर पांडे और वरिष्ठ पत्रकार, मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी जी। सबसे पहले आज सवाल अनुराग भदौरिया जी से ही ले लेते हैं। सरकार कह रही है अनुराग जी की 3T का फार्मूला सफल हो रहा है, कोरोना के केस भी कम हुए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप मुख्य विपक्षी दल के प्रवक्ता हैं और समाजवादी पार्टी लगातार ट्वीट भी करती रही है। तो ये जो लगातार मुख्यमंत्री के दौरे हो रहे हैं, 3T का जो फार्मूला लागू किया है, केस कम होने के भी दावे किए जा रहे हैं और केस कम हो भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से आपका क्या कहना है? अनुराग जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज कम आ रही है। मेरा जी बोलिए। जी अनुराग जी, मेरा सवाल ये है, सरकार कह रही है कि 3T का फार्मूला सफल हो रहा है, कोरोना। चलिए, तब तक हम भारतीय जनता पार्टी के नागेंद्र राठौड़ जी के पास चलते हैं। विधायक जी, आप ये बताइए, सरकार कह रही है कि केस कम हुए हैं, मुख्यमंत्री काम कम कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, फील्ड में है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि व्यवस्थाएं मुकम्मल नहीं है, गांव की हालात खराब है। आप क्या कहेंगे? कपासिया जी, उपाध्याय जी नागिन जी, मुख्यमंत्री एक्शन में है, इसीलिए विपक्ष टेंशन में है। और 3T का फार्मूला सफल हुआ है, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। इससे 1 मई को कितने केस थे, 21 तारीख को कितने केस हुए, यह फार्मूला आप स्वयं समझ सकते। इन सारी व्यवस्थाओं में मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से प्रदेश में अधिकारियों को एक्शन में मोड में लाने का जो काम किया है और अधिकारियों ने जो जमीनी हकीकत जान करके उस पर कार्रवाई की है, इसका ये प्रतिफल हुआ है कि कोरोना में एक बहुत बड़ी मात्रा में आशा से अधिक जो गिरावट आई है। इससे राजनीतिक लोग किस नजरिए से देखते हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर राजनीतिक लोग इतने एक्शन को भी कि जो मुख्यमंत्री स्वयं क्वारंटीन रहते हुए भी कोविड के प्रति इतना संवेदनशील रहा कि माननीय योगी जी कोरोना काल में भी सारी कमेटी की बैठक लेते रहे और कोरोना को संक्रमण को रोकने के लिए सख्त से सख्त दिशा निर्देश जारी होते रहे। और जैसे ही कोविड काल से वो बाहर आए, मुख्यमंत्री ने स्वयं जमीनी हकीकत जानने के लिए जो जनपद में गांव में दौरे करने का काम किया, इससे पूरा प्रशासन सतर्क हुआ और उस सतर्कता का ही ये फल है कि कोरोना में बहुत बड़ी मात्रा में गिरावट आई है। और ट्रीटमेंट से लेकर के, टेस्टिंग से लेकर के और टीकाकरण में भी एक अप्रत्याशित जो वृद्धि हुई है, उसके लिए मैं माननीय योगी जी को आभार व्यक्त करते हुए उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आम जनता के लिए। नागेंद्र जी, ये राजनीतिक मंच नहीं है। आभार आप बाद में व्यक्त करना। मेरा सवाल ये है कि गांव के हालात तो अब भी खराब हैं। गांव में अभी आपने पिछले 1 हफ्ते पहले ही लाशों के अंबार देखे होंगे, नदियों में बह रही थी, और आज भी गांव में
टेस्टिंग उतने लेवल पर नहीं हो रही है और यहां तक कि गांव के लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिल पा रहा है। तो इन तमाम सवालों का भी आपसे लोग सवाल पूछेंगे। आप पूरी बात सुनिए। एक हफ्ते पहले जी नागेंद्र जो जी। आपको जी मौतों में कैजुअलिटी देखने को मिली थी, ये उस समय की थी जब कोरोना काल पीक पे था, जी और उनके परिणाम धीरे धीरे, अगर जी, आप जी। इधर 10 तारीख से देखें तो मृत्यु दर लगातार घटती जा रही है। इसका यही कारण है कि सही इलाज मिला है। वो तो पूरे देश में है नागेंद्र जी, वो तो पूरे देश में घट रही है। दिल्ली में भी कम हुए हैं, महाराष्ट्र में भी कम हुए हैं, यूपी में भी कम हुए हैं। तो वो तो संक्रमण की चेन टूटी है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि योगी जी की वजह से वो चेन टूटी है? नहीं, आप ये देखिए, हमारे यहाँ मृत्यु दर एकदम से घटी है, और कोरोना का संक्रमण जो बहुत हाईएस्ट जा रहा था उसे एकदम निम्न स्तर पर जो लाने का काम हुआ, ये योगी जी के एक्शन के कारण हुआ है, उनकी सक्रियता से हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं। और आप जो ठीक है नागेंद्र जी। नागेंद्र जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, जो एक हफ्ते पहले भी आप रिपोर्ट बता रहे हैं, अब जरा आप अपनी टीम से ग्रामीण अंचल का सर्वे करा लीजिए, और तमाम मीडिया में, अखबारों में भी आ रहा है जी जी कि जो लोग हैं उन्होंने स्वयं सक्रिय होकर के तमाम उन कोविड के नियमों का पालन करके गांव को सैनिटाइज कराते हैं, जिसमें नागेंद्र जी आप जो दावे कर रहे हैं उसके लिए हमारे साथ नागेंद्र जी आपके दावों का जवाब देने के लिए अनुराग भदौरिया जी हैं, समाजवादी पार्टी से, उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल के प्रवक्ता हैं। और अनुराग भदौरिया जी अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। अनुराग जी, क्या अब मेरी आवाज आपको मिल रही है? अनुराग भदौरिया जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? आ रही है अनुराग जी, मुझे आ रही है। जी 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 जी, पूछिए। हाँ, तो भदौरिया जी आप बताइए, अभी नागेंद्र जी को आपने सुना, विधायक हैं फर्रुखाबाद से, तेज तर्रार विधायक हैं। उनका दावा है कि मुख्यमंत्री योगी के दौरों से स्थितियां बदली हैं, व्यवस्थाओं में सुधार हो रहा है, कोरोना संक्रमण भी कम हुआ है। आप मुख्य विपक्षी दल हैं, आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं मुख्यमंत्री के दौरों को लेकर के और वर्तमान हालातों को लेकर के? देखिए, आपने कहा 3T। अब 3T इनकी क्या है, इनको खुद नहीं पता। दिक्कत तो ये है, ना इनको ट्रेसिंग पता है, ना टेस्टिंग पता है, ना जो भी इनका नाम दिया ट्रीटमेंट पता है। अब गांव में अगर मुख्यमंत्री जी का जो दौरा है वो हवाई दौरा कर रहे हैं, हवाई बातें कर रहे हैं, हवा में समस्या का समाधान कर रहे हैं, फिर हवा में उड़ जाते हैं, फिर सारा हवाई हो जाता है। फिर आज उच्च न्यायालय को कहना पड़ता है कि गांव में और कस्बों में इन्होंने राम भरोसे छोड़ दिया है। वहां टेस्टिंग कहाँ है? टेस्टिंग नाम पे वो आशा के वर्कर जाते हैं, आशा वो वाले वर्कर, वो पूछते हैं क्यों भाई आपको बुखार आया? बोलते नहीं आया। और कोई खांसी है? बोले नहीं है। चलो होगी टेस्टिंग, आगे बढ़ो। और बुखार आया तो मैं दूसरे घर में, यही पूछते घूम रहे हैं। ना टेस्टिंग है, ना ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट के नाम पे हालत यह है कि गांव के जो प्राथमिक चिकित्सालय जो होते हैं वहां डॉक्टर तक नहीं है, दवा तक नहीं है। ना वहां दवा है, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ना कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था है, ना कोई टेस्टिंग हो रही है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, जाके हर जगह जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी वाहवाही लूटते हैं। शायद ये भूल जाते हैं, जब पहली वेव आई थी, पहली वेव जब आके चली गई, तब फिर इनके जो चापलूस अधिकारी हैं, जो इनके नाक कान बने हुए हैं, वो इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अवार्ड दिलाते हैं। कोई इनको मैगजीन में बढ़िया बढ़िया बातें लिखवा देते हैं कि योगी जी ने ऐतिहासिक काबू पा लिया कोरोना पे। अगर ऐतिहासिक चापलूसी ना हुई होती और मुख्यमंत्री इन चापलूसों के चक्कर में ना पड़े होते और झूठे अवार्ड ना ले लिए होते, उसकी जगह इन्होंने काम किया होता, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी होती, हॉस्पिटल में व्यवस्था कर दी होती, एम्बुलेंस की व्यवस्था की होती, तो जो दूसरी लहर आई थी इसमें शायद हम अपनों को नहीं खोते। लगातार यहाँ पे जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके अपने रिश्तेदार नातेदार जिनके किसी की इस कोरोना काल में मौत ना हुई हो। ये कोरोना में लगातार लोगों की मौतें होती रही, और आप देखो नदियों में लाशें तैरती रही, लाशों को, हमारे अपने लोगों की लाशों को वहां पे जानवर नौचते रहे। और उसके बाद जब दूसरी लहर कम होने लगी, फिर आ गए बाबई लूटने के लिए। देखिए हमने यहाँ पे टेस्टिंग कर दी, वहां ट्रीटमेंट कर दिया, ट्रेसिंग कर दी। ठीक है अनुराग जी, एक मिनट।
अनुराग जी सुनिए, आपकी पूरी बात नागेंद्र जी सुन रहे हैं। नागेंद्र जी से हम जवाब आपकी बातों का लेंगे, उससे पहले हम उमाशंकर पांडे जी के पास चलते हैं। उमाशंकर जी, सरकार के दावे कुछ और हैं, अनुराग जी कुछ और बता रहे हैं, वस्तु स्थिति है कहां? और मेरा एक सवाल आपसे भी है कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस कहां है? कांग्रेस क्या ट्वीट में है, बयानों में है, कहां है आखिर कांग्रेस? इतने भयानक हालात उत्तर प्रदेश में हुए पिछले दिनों, अभी भी है, लोग जूझ रहे हैं। आपका मत मैं जानना चाहता हूं। के पहले तो आपको मैं हुए आपके अंतिम प्रश्न से अपना उत्तर शुरू करता हूं। पूरे देश के साथ ही साथ विश्व के तमाम लोगों ने कांग्रेस में भरोसा करते हुए कांग्रेस से मदद मांगा। पता नहीं कैसे आपसे ये मिस हो गया। फिलीपींस से लेके न्यूजीलैंड तक यूथ कांग्रेस से मदद मांग रहे थे, कांग्रेस से मदद मांग रहे थे, और पूरा ट्विटर से लेके फेसबुक यूथ कांग्रेस से मदद मांगते हुए अटे पड़े थे। और ना जाने आपके कितने पत्रकार बंधुओं ने, बड़े बड़े पत्रकार और छोटे छोटे पत्रकार, गांव गलियों के गरीब से लेके शहरों के बड़े बड़े साधन संपन्न प्रिविलेज्ड लोगों तक ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से ऑन रिकॉर्ड ट्विटर एंड सोशल मीडिया पर मदद मांगकर अपनी जान बचाई। और आपने देखा कि कैसे देश के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी ने कैसे हमारे यूथ कांग्रेस के ऑफिस में क्राइम पुलिस और दिल्ली पुलिस को भेजकर एक पुण्य काम को दबाने का प्रयास किया। इतनी बेशर्मी इस देश ने अभी तक नहीं देखा था। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, आपने T9 और तमाम बातें की। पहले तो मैं ये बता दूं, टीम 11 खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? वो प्रचंड असफलता थी या प्रचंड असफलता थी जो इनको खत्म करना पड़ा और T9 बनाना पड़ा? इसका जवाब विधायक जी दे देंगे, नागेंद्र जी। दूसरा, इसका नाम N3T नहीं होना चाहिए, इसका नाम T3 नहीं होना चाहिए, इसका नाम N3T होना चाहिए। नो जी, फिर क्या होना चाहिए? नो ट्रीटमेंट। क्योंकि जब सही समय था ट्रीटमेंट का तो ना बेड थे, ना हॉस्पिटल थे, ना पैरामेडिकल स्टाफ था, ना चिकित्सक थे, ना दवाइयां थी। और ये क्यों नहीं थे? क्योंकि मुख्यमंत्री जी वेस्ट बंगाल चुनाव में व्यस्त थे। और उपाध्याय जी, ये तो गनीमत है कि लोग डर गए और लोग जागरूक बन गए घटनाओं को देख देखकर। वो मुख्यमंत्री जी के लॉकडाउन घोषणा के पहले ही लखनऊ में लोग अपने घरों में बैठ गए इस संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी वेस्ट बंगाल चुनाव से खाली होके तमाम मैनेजमेंट करने लगे और मौत के मातम में पांडे जी, ठीक है, एक मिनट पांडे जी, अच्छा ठीक है, बोलिए पांडे जी, बोलिए। पर खड़े हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब निकलते हैं तो हमने देखा, हमारी आंखें भर आई इस बेशर्मी पर कि मरे लोगों के घर पे जाकर संवेदना व्यक्त की जाती है उपाध्याय जी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सड़कों पे रंगोलियां सजवाई नोएडा में। आप इतनी बड़ी बेशर्मी और कहां होगी? और माननीय विधायक जी बात कर रहे थे टीकाकरण का। मैं बता दूं, आप अपने विधायक जी टीकाकरण के नाम पे अपने डेटा सही कर लीजिए। 11 अप्रैल से लेके 9 मई के बीच 82% टीकाकरण घट गया है। फैक्ट चेक कर लीजिए। जहां 11 अप्रैल को 40.4 लाख। नागेंद्र जी, आप ठीक है पांडे जी, अभी नागेंद्र जी आपके सवालों का जवाब देंगे। उन्होंने दोनों की बातें सुन ली है, अनुराग जी की भी सुनी है और आपकी भी बातें सुनी है, और अभी बहस लंबी चलेगी। अच्छा, हमारा लंबा प्रोग्राम है। तो नागेंद्र जी, दोनों की बातें आपने सुन ली है, तो आप इस पे जवाब दीजिए, उसके बाद हम हेमंत तिवारी जी के पास चलेंगे। अभी पांडे जी जो कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता है, युवा कांग्रेस की बड़ी जोरदार वकालत कर रहे थे और आप पर भी ये आक्षेप लगाया कि आपको युवा कांग्रेस का काम दिखाई नहीं दिया और फिलीपीन से लेके न्यूजीलैंड पता नहीं कहां तक और देशों का नाम गिनाया। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, कांग्रेस की सरकार आपकी महाराष्ट्र में थी, आपने फिलीपींस और न्यूजीलैंड छोड़िए, महाराष्ट्र में आपने क्या किया? राजस्थान में आपकी सरकार है, आपने क्या किया?
अरे केरल में आपके आपने जहाँ से बेहतर काम किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद झूठी पांडे जी को रोकिए, जब ये बोल रहे थे मैं बोल नहीं रहा था। नहीं उपाध्याय पड़ी। जी पांडे जी को रोकिए, ठीक है। जब ये बोल रहे थे मैं बोल नहीं रहा पांडे था। जी उनकी हाँ, बात ठीक सुन है, लीजिए। पांडे जी बात सुन लीजिए। नहीं तो पांडे जी बात सुन लीजिए, बीच में नागेंद्र जी की बोलना बात ठीक सुन नहीं लीजिए, है। आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। हाँ, आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। पांडे जी आप अच्छी उनको तरीके प्लीज से बोलने महिमा दीजिए। मंडित करने का काम कर रहे हैं कि जैसे इनको ही सारे आंकड़े आते हैं और सब कुछ जानकारी इन्हीं को है। अगर आप अपने 3 प्रांतों को ही मॉडल रूप में पेश कर लेते तो आप फिलीपींस और न्यूजीलैंड की बात करते। आप विदेशों में भाग रहे हैं और गलती आपकी भी नहीं है, इसलिए आप बात बोले दीजिए। आपका राष्ट्रीय नेतृत्व मूल रूप से डीएनए उसका विदेशी है, तो इसलिए आप विदेश में भाग गए। यहाँ महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका, पंजाब, यहाँ आपकी सरकार डीएनए है। आपको वहाँ दिखाई नहीं दिया। अरे आपको वहाँ दिखाई नहीं दिया। इस देश में आप पैदा हुए हैं, ये इस देश के मांग नौजवानों कर को आपसे सहयोग की आवश्यकता है। देश देखिए, ऐसे किसी की भी आवाज सुनाई नहीं देगी। नागेंद्र जी और पांडे जी ऐसे किसी की भी आवाज सुनाई नहीं देगी। नागेंद्र जी को बोलने दीजिए, फिर पांडे जी को, अनुराग जी को, हेमंत तिवारी जी को, सबको बराबर बोलने का मौका मिलेगा। अब मुझे लगता है कि इस तरह की बहस की बजाय पहले एक की बात सुन ले, फिर उसका पूरा जवाब दीजिए आप, और उसको पूरा मौका मैं दूंगा आपको। प्लीज नागेंद्र जी आप जारी रखिए। उपाध्याय जी कृपया सब लोगों को बता दीजिए, चाहे अनुराग जी हो चाहे पांडे जी हो, जब बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा था, इसलिए कृपया सुनने की क्षमता रखें। बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं बोलेंगे, अभी मैंने बोल दिया। समझे? तो नहीं, वो जवाब बाद में देंगे, आप अभी बोलिए। और जहाँ पे टीकाकरण की बात है, अब मैं अनुराग जी के ऊपर आता हूँ। तमाम फ्री टीका अनुराग जी ने क्या परिभाषा निकाली है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सीधा सीधा जानता हूँ फ्री टीका पहली चीज है ट्रेसिंग, दूसरी चीज है टेस्टिंग, तीसरी चीज है ट्रीटमेंट। और ये सारा मेडिकल स्टाफ के लोग भी मानते हैं कि टेस्टिंग के बाद ही ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। जहाँ तक राजनीतिक चश्मे से देखने की बात है, अनुराग जी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, हमारे जो वैज्ञानिकों ने इतने कम समय में टीकाकरण का आविष्कार कर दिया था कि ये टीका हम नहीं लगवाएंगे, ये टीका बीजेपी का टीका है। इस टीके को उन्होंने इंडिया का टीका, देश का टीका नहीं माना था। और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप उनकी बाइट निकाल दीजिएगा। और उन्होंने कहा कि जब हम सरकार में आए तब ऐसा करेंगे। मतलब उस टीका का भी जो वैज्ञानिकों ने अपनी मेहनत से इस देश को एक अनोखी चीज उपलब्ध कराई थी बहुत ही अल्प समय में, उसको भी राजनीतिक नजरिए से देखने का काम किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक्शन और उस एक्शन का परिणाम इन्हें दिखाई नहीं देता। इसलिए मैंने पहले आपसे कहा कि योगी जी एक्शन में और विपक्ष टेंशन में, यही इनके पास है और कुछ नहीं है। कुल मिलाकर दूसरी रहल पर हमारी सरकार, ठीक है नागेंद्र जी आपकी बात सुन ली है, और इसका सवाल का जवाब हम लेंगे अनुराग जी से। टीकाकरण को लेके जो आपने कहा है, अखिलेश जी ने बीजेपी का टीका इसको बताया था, लेकिन हेमंत तिवारी जी ने तीनों की बात सुनी है, और हम हेमंत तिवारी जी से जानना चाहते हैं कि हेमंत तिवारी जी वस्तु स्थिति क्या है। आप तो यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, सारे क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं, आपके पास ग्रामीण क्षेत्रों की भी रिपोर्ट आती है, शहरी क्षेत्रों की भी रिपोर्ट आती है, जमीन से जुड़े हुए पत्रकार हैं। तो ऐसे में आपका नजरिया क्या है, आप किस तरीके से देखते हैं योगी जी के दौरों को, और जो हाल अभी विपक्ष आरोप लगा रहा है, चाहे वो अनुराग जी हों चाहे उमाशंकर पांडे जी हों, इनके आरोपों में कहां तक दम है? तिवारी जी। पहले मैं आरोपों पर आ जाता हूँ, फिर जमीन की हकीकत जो कुछ जितनी मैंने देखी है उस पर जरूर अपनी बात रखूंगा। मुझे लगता है कि जमहूरियत में, लोकशाही में सवाल जवाब, प्रश्न प्रतिप्रश्न, आलोचना प्रशंसा, क्रिया प्रतिक्रिया बहुत जरूरी होती है। इससे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, लोकशाही मजबूत होती है। लेकिन अभी जो मैंने देखा 10-15 मिनट के, मुझे लगता है कि यह कष्ट काल है, शोक काल है। ऐसे वक्त में बेवक्त
इसकी शहनाई नहीं बजानी चाहिए। इल्जाम लगाइए सही बात पर, और इल्जाम अगर सही है तो उस पर आप एक्शन लीजिए, लेकिन आत्मोग्रता आत्मश्लाघा का यह कदाचित उचित अवसर नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी का वक्तव्य हो, किसी पार्टी का दृष्टिकोण हो, इस चीज से बचना चाहिए। और अव्वल तो जो इस देश में नहीं हो पा रहा है, जो होना चाहिए, इसके लिए कौन दोषी है मैं इस पर फिलहाल नहीं जाऊंगा, उसका जिक्र बहुत जरूरी है। ऐसे वक्त में तो पक्ष विपक्ष इन सबको साथ मिल करके बैठ करके बात करके चर्चा करके उपायों और समाधानों बिल्कुल की खोज करनी चाहिए, इसमें अपनी शिरकत करनी चाहिए। दुर्भाग्य है न तो राष्ट्रीय स्तर पर न प्रदेश स्तर पर यह चीज देखी जा रही है, जो ऐसे आपातकाल में बहुत आवश्यक होती है। मैं तमाम नेताओं के राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर बयानात देख रहा हूँ, इल्जाम देख रहा हूँ, जवाब देख रहा हूँ, यहाँ इस चैनल में भी देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये घोर अन्याय है उस निर्दोष जनता के साथ जो वास्तव में तड़प रही है पूरे देश में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। हालात बड़े खराब हैं, इसमें कोई शक नहीं। उपाध्याय जी आपने देखा है, राठौर जी ने भी फर्रुखाबाद फतेहगढ़ में देखा है, और पांडे जी और भदौरिया जी भी पूरे प्रदेश में देख रहे हैं। गांव के हालात अच्छे नहीं है। सरकार को भी चाहिए, मैं मानता हूं अब सरकार ने वो चीज फॉलो करना शुरू किया है कि जो हकीकत है उसको स्वीकार करके उसके सुधार और उपचार पर प्रयास करना चाहिए। अगर योगी दौरे कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? इसमें कोई बुराई नहीं, इससे कई बातें होती हैं। इससे खाली थोड़ी होता कि जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और फॉर्म छप गया, जनता ने देख लिया। इससे भी होता है कि जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो सरकारी लोग हों, चाहे जिस पार्टी की सरकार है उसके संगठन से जुड़े लोग हों, वो भी थोड़ा सा मोटिवेटेड होते हो जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी शायद संदेश दिया है पूरे देश में कि जो 7 साल सरकार योगी मोदी जी हो रहे हैं, कोई जश्न मनाए, बल्कि देखें जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको गोद में उनके रिहेबिलिटेशन के लिए क्या किया जाता है। तो ये चीजें इस वक्त ठीक रहती, तो मुझे लगता है कि इस काल की चर्चा में इन बातों को प्राथमिक रखना चाहिए। जहां तक हालात की बात है, इसमें कोई शक नहीं, पूरे देश दुनिया के मीडिया ने देखा, जनता ने देखा, हमने आपने देखा कि सूरत हाल बहुत ही खराब है, इससे बड़ी भयावह है। चाहे वो गंगा किनारे, गंगा के भीतर तैरती है, गंगा के किनारे दफन होती लाशें हों, या गांव में एक गांव में 100 50 लोग खाली बुखार आया उसके बाद 1 हफ्ते 10 दिन बाद दिवंगत हो गए, ये सूरत है। ये चिंताजनक है, उसमें कोई शक नहीं कि चाहे किसी की भी गलती हो, किसी भी सरकार की गलती हो, उत्तर प्रदेश के परिपेक्ष में यह स्थापित और शुद्ध सत्य है कि हमने वर्षों से अपनी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कायदे से ध्यान ही नहीं दिया है। जितनी दुर्दशा उत्तर प्रदेश के गांव में बुनियादी सेहत की सहूलियतों की है, तो शायद इस देश में बहुत जो पिछड़ा सा पिछड़ा राज्य होगा वहां भी नहीं है। और जो व्यवस्था हमारे पास है भी उसका हम ऑप्टिमम इस्तेमाल लाभ नहीं ले पाते हैं। कहीं डॉक्टर्स की कमी है, कहीं स्पेशलिस्ट की कमी है, कहीं एम्बुलेंस नहीं है, कहीं डॉक्टर आते नहीं है। ये सारी चीजें, और आज से नहीं, इसके लिए मैं किसी एक सरकार को दोषी नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि दुर्भाग्य है कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हेल्थ मैनेजमेंट एक होता है आज की भाषा में, उस पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। और इसलिए आप देखिए तो चिकित्सा इलाज के विषय में उत्तर प्रदेश भारत के जो कंपैरेटिव स्टडी होती है उसमें बहुत निचले पैदान पाता है। तो वर्षों को हमको ख्याल रखना चाहिए था। बहरहाल एक बात आपने जो प्रश्न किया था, बिल्कुल, तो बिल्कुल हेमंत जी, हम आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, हमारे और गेस्ट भी इंतजार कर रहे हैं। हम अनुराग जी से पूछेंगे। अनुराग जी, आप वैक्सीन लगवाने कब जा रहे हैं, या आपने वैक्सीन लगवा ली है, या सपा सरकार बनने का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो वैक्सीन बनाती, जैसे भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन बनाने वाली हो गई है, सारी वैक्सीन बनाने लगेगी। अरे ये तो सबको पता है, वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई है, ये विज्ञानियों की भी वैक्सीन है। अगर हम आपको कह रहे हैं कि आप वैक्सीन है, मतलब कुछ ही बात को तोड़ मरोड़ लग जाओगे। ये बोला गया था भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार कहाँ देखने को मिला? भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में भ्रष्टाचार ऐसा है कि शामली में 3 महिलाएं
गई थी वहां पे वैक्सीन लगाने के लिए, और आप इनके जो डॉक्टर, इनका जो सिस्टम हेल्थ व्यवस्था है, कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन लगा दिया। इसलिए आपकी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पे सवाल उठाया था, और पूरा वक्तव्य सुना होगा तो ये भी कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो फ्री में वैक्सीन लगाएंगे। इसके मतलब वैक्सीन पे तो हमें भरोसा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के सिस्टम पे भरोसा नहीं था। जो आज भी सिस्टम भ्रष्टाचार देखने को मिला ना, लाशें तैर रही ना नदी में, किस तरह से तैर रही है, हमारे अपनों की लाशें हैं ना, आपके भ्रष्टाचार की वजह से। आपने वैक्सीन लगवा ली? आपके गलत फैसले की वजह से ना, आपने पंचायत चुनाव, आपने वैक्सीन लगवा ली? वहां तक लोगों की मौतें हो रही होती क्या? ये आपने अगर गलत फैसले समय से अगर समय से आपने सही फैसले लिए होते तो यहाँ पे आज ऑक्सीजन की कमी पड़ती क्या? कि रास्ता चलते माँ को अपनी यहाँ अपनी बेटियों को, माँ को मुंह से ऑक्सीजन देनी पड़ती क्या? या पत्नी अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन दे रही होती क्या? या पीपल के नीचे बैठ के लोग ऑक्सीजन ले रहे होते क्या? ये हालत कहाँ? ये नया भारत की कल्पना आपने कराई है। यही ना इसने भारतीय जनता पार्टी ने बोला नया भारत बनाएंगे जहाँ पे हमारे लोगों की अपनों के शव जानवर नोचेंगे। ये नया भारत की आपने हम लोग को सपना दिखाया था। ये नया भारत का सपना दिखाया था कि दूसरी लहर आएगी और सब मर जाएंगे, मरने के बाद आप आएंगे और फिर कहेंगे देखिए हमने यहाँ ट्रिपल कर दिया और पता नहीं 4T कर दिया। ये जुमलेबाजी बंद कीजिए, और जुमलेबाजी से कुछ नहीं होगा, आंकड़ों से कलाबाजी बंद कीजिए। मार्च के महीने में 540 लोगों की यहाँ पे कोरोना से मौतें हुई थी। ये 540 सरकारी आंकड़े थे मार्च में, और जब नगर निगम में चेक किया गया तो रजिस्टर में कितने आंकड़े थे? 2400 के आंकड़े थे। यही अप्रैल के महीने में आपने 672 सरकारी आंकड़े दिए थे, और यही जब नगर निगम में देखा गया तो 2327 वहां रजिस्टर में मौतें वहां पे थी। माने शमशान घाट के आंकड़े कुछ है, नगर निगम के आंकड़े कुछ है, सरकारी आंकड़े कुछ है। क्या हमारे आपकी जो मौतें हो रही है लोगों की, उस पर भी आंकड़ों से कलाबाजी करोगे और फिर कहोगे हमने काबू पा लिया? अरे प्रभु, समय से रहते काम कीजिए। ठीक है अनुराग जी, आपके जो सवाल हैं, आपने जो ज्वलंत मुद्दे उठाए हैं, जो बातें कही हैं, उनका जवाब हम नागेंद्र जी से ले लेते हैं। ये तो सही है नागेंद्र जी की स्थितियां बहुत खराब थी, लेकिन अब आप क्या कहना चाहेंगे? अनुराग जी ने बहुत ज्वलंत विषय उठाया है, मुझे लगता है आपको अनुराग जी के सवालों का जवाब देना चाहिए। उपाध्याय जी, पहले तो अनुराग जी ने ये कहा कि मैं ये चाहूंगा कि आदरणीय अखिलेश जी की वो बाइट आप निकाल के अनुराग जी को दिखा दीजिए, जिसमें उन्होंने कहा ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है। लग जाएगी, कमाल है अपने आप। ये जरा बाइट दिखवा दीजिए उपाध्याय जी। हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन जरा इन्हें दिखवा देंगे। बाइट अगर दिखा देंगे तो निश्चित तौर पर ये आभासी तो हो जाएगा कि वैज्ञानिकों की मेहनत का भी ये राजनीतिकरण कर रहे हैं। इतनी समझदार हो जाती तो हमारे आलोक जी, आप अनुराग जी जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। आप जब बोल रहे थे श्रीमान जी तब मैं नहीं बोल रहा था। या तो फिर आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। सुन लीजिए अनुराग जी, सुन लीजिए नागेंद्र जी को सुन लीजिए, सही समय आप सुन लीजिए ना, आपके सवालों का जवाब देंगे अनुराग जी। वो आप सुन तो लीजिए उनको, आप सुन लीजिए उनको, वो जवाब देंगे आपके सवालों का। जी नागेंद्र जी, आप जाइए। डिबेट में बैठते हैं तो इनका एक कल्चर है कि किसी को ना बोलने देना, और वो कल्चर मैं समझता हूँ इसलिए है कि सपा का एक हथियार रहा है हल्ला बोल, वो हल्ला बोल यहाँ भी लागू करना चाहते हैं। आदमी की देखने के नजरिए दो होते हैं। जब कोई आपातकाल होती है, जब कोई महामारी का है, तब उसकी तैयारी में क्या एकदम से पूर्व में ही सारी तैयारियां हो जाती है, एक सोचने का विषय है। जिस समय महामारी आई थी उस समय से लेकर के उस सरकार ने जो तैयारियां की हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे वो बेड की हो, चाहे वो ट्रीटमेंट की हो, चाहे वो टेस्टिंग की हो, चाहे वो अस्थायी रूप से लॉकडाउन के प्रतिबंध रहे हो, इन सब के कारण जो संख्या घटी है संक्रमण की, ये उस बात को इसलिए नहीं मानेंगे कि ये वो क्रेडिट सरकार को जाएगी और इन्हें सरकार में नकारात्मक ढूंढना इनकी मजबूरी है, इनकी अपनी आदत में है। ये किसी भी सकारात्मक कार्य को अच्छा कहने की हिम्मत नहीं रख सकते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार का कार्य हो, चाहे वो प्रदेश सरकार का कार्य हो। जो आपकी आवाज नहीं मिल रही है नागेंद्र जी मुझे। हेलो, हाँ चलिए, नागेंद्र जी की आवाज हमारे पास नहीं आ रही है। हम उमाशंकर पांडे जी से जान लेते हैं हकीकत क्या है। और अब तो ब्लैक फंगस भी पांव पसार रहा है, एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी ने हमला कर दिया है। इन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के हालात आप कैसे देखते हैं कि आने वाला भविष्य कैसा होगा?
पांडे जी। देखिए उपाध्याय जी, सबसे पहले तो मैं विधायक जी को एक बात का जरूर जवाब देना चाहूंगा। इनकी बड़े बड़े जो ये बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया, पाताल को आसमान में, आसमान को पाताल में कर दिया, अब निकले हैं योगी नहीं बचेंगे कोरोना के रोगी, ये सब जो ये नारों के दम पर सरकार को महिमा मंडन कर रहे हैं। केवल माननीय उच्च न्यायालय का एक बयान सुन लीजिए जो उन्होंने आदेश में लिखा है कि ये जेनोसाइड था, ये नरसंहार था। ये माननीय हाई कोर्ट का आदेश था जो आपके उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में उन्होंने कहा, और दोबारा उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का हेल्थ सिस्टम राम भरोसे चल रहा है। ये माननीय हाई कोर्ट का है, उस पे विपक्ष नहीं आवाज उठा रहा है। तीसरा बयान ले लीजिए, स्वयं आपके कैबिनेट मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, मरते हुए लोग, ऑक्सीजन की कमी, बेड, वेंटिलेटर, तमाम चीजों की कमी का जिक्र कैबिनेट मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी ने किया। पूरे प्रदेश के लिए नहीं कहा बंद, और ना पूरी व्यवस्था के ऊपर ये प्रश्न उठाने का उन्होंने कोई प्रयास के वीडियो बना रहे थे हॉस्पिटल में बैठ के, पत्नी का रोना रो रहे थे। 5 विधायक मर गए आपके, 3 मंत्री आपके मर गए, कितने पत्रकार मर गए, कितने जर्नलिस्ट मर गए, कितने इतिहासकार मर गए, कितने रचनाकार मर गए, कितने कलाकार मर गए। और आप बनने वाला ये भारतीय था, आप उसे राजनीतिक नजरिए से मत। हमें दूसरी बात उपाध्याय जी मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसका नाम होना चाहिए N4T, नॉट T3, N4T। वो आप बता चुके हैं, वो रिपीट कर रहे हैं आप। पहले भी आपने बताया है, नई बात बोलिए। ये आप अभी पिछले सवाल के जवाब में भी आपने यही कहा था। तो मुझे लगता है नागेंद्र जी की आवाज बीच में कट गई थी। नागेंद्र जी, अभी आपने उमाशंकर जी को भी सुन लिया, अनुराग जी को आप सुन ही रहे थे। आप अपनी बात जो कह रहे थे उसको जारी रखिए। ये बात सही है कि ऑक्सीजन की कमी थी, अस्पतालों में बेड भी नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे, लोग दनादन दम तोड़ रहे थे, हालात तो खराब थे। यह भी सही है कि हालात पहले से बेहतर हुए हैं। नागेंद्र जी, आप अपनी बात जारी रखिए। उस समय बेड की समस्या आई थी, ऑक्सीजन भी थी, लेकिन सरकार जैसे ही एक्शन में आई है, ऑक्सीजन का भी समाधान हुआ और बेडों की भी व्यवस्था की गई है। अभी पांडे जी कह रहे थे, कांग्रेसी प्रवक्ता, कि कितने भाजपा के विधायक मर गए। अरे मरने वाला एक भारतीय था, मानव था। ये मानवता नहीं कहती है कि मृत होने वाले व्यक्ति को आप दलीय और जातीय आधार पर देखने का प्रयास करेंगे। ये आपकी राजनीतिक सोच हो सकती है। हम यहाँ हर पीड़ित, हर बच्चे को एक अपने नागरिक के रूप में देखने का काम करते हैं। इसलिए आप दलीय आधार पर देखने का काम मत करिए। श्रीमन, पीड़ित को और मृतक को दलीय आधार पर विभाजित नजरिया देखना, मैं समझता हूँ इसकी इतनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। आम जनता का क्या करवाओगे जब विधायक? एक बात बताइए नागेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के, मेरी बात सुनिए अनुराग जी, अनुराग जी मेरी बात सुनिए। नागेंद्र जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, मंत्रियों ने, चाहे वो संतोष गंगवार हो, चाहे वो जनरल वीके सिंह हो, चाहे ब्रजेश पाठक हो, या अभी सांसद कौशल किशोर जी तो रोज पत्र लिख रहे हैं अव्यवस्थाओं को लेकर के। तो ये कहां, मतलब ये या तो अव्यवस्था है या समन्वय की कमी है, आप किस रूप में इसको देखते हैं? अभी हेमंत तिवारी जी जब कह रहे थे तो उन्होंने फरुखाबाद का भी उल्लेख किया था अपनी बात। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर किसी जनपद में कोई समस्या आई है तो जनपद का ये दायित्व है कि वो अपने हाई कमांड को, अपने प्रशासन को इस बात के लिए सूचित करे कि जनपद में इस व्यवस्था का होना आवश्यक है। उस नाते कहीं पत्र लिखे गए हैं। पूरे प्रदेश की व्यवस्था पर आप उंगली नहीं उठा सकते। अभी हेमंत तिवारी जी ने फरुखाबाद का उदाहरण दिया था। मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आइए फरुखाबाद, आपके रिपोर्टर हैं फरुखाबाद में। हमारे जनपद के जिला अधिकारी ने जिस हिसाब से व्यवस्थाएं बनाई और जो एक्शन लेकर के कंट्रोल, कोरोना पे कंट्रोल करने का काम किया, निश्चित तौर पर अपनी आप में वो एक सराहनीय कदम है। और मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप अपने रिपोर्टर से पूरी वीडियो फुटेज और वो सारी व्यवस्थाओं की कॉपी निकलवा लीजिए। अगर इस तरीके की कहीं पर्टिकुलर, ठीक है नागेंद्र जी, हम हेमंत तिवारी जी के पास भी जाएंगे।
हम हेमंत तिवारी जी से भी सवाल करेंगे और हेमंत तिवारी जी से आपकी बात का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले अनुराग जी कुछ बोलना चाह रहे थे। अनुराग जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। और मेरा सवाल आपसे भी यह है कि आप सरकार की लगातार आलोचना कर रहे हैं, लगातार अखिलेश जी भी ट्वीट कर रहे हैं, आप भी लगातार ट्वीट करते हैं और टीवी चैनलों पर डिबेट में आप हमलावर होते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि मान लीजिए यदि यहां समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो आपके पास कौन सा फार्मूला होता, आप किस फार्मूले से काम करते? अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती है नौबत ही नहीं आ पाती, क्योंकि हम लोग हेल्थ व्यवस्था पे काम करते हैं। हमने देखा जब यहाँ कोरोना काल जब पिछले समय आया था, जब आप कोरोना को रोक लेते? आप कोरोना को रोक लेते? क्या समाजवादी पार्टी कोरोना को रोक लेती? रुकता है, कोरोना के लिए व्यवस्था हेल्थ व्यवस्था की जाती है। हमने यहाँ पे कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया था, आपने चालू किया, इतने दिन तक बना रखा रहा। अगर उसको कोविड हॉस्पिटल बना के चालू करते लखनऊ का, तो उसमें लोगों की जान नहीं बचती। सीतापुर में हमने हॉस्पिटल बना गए थे, क्या आपने समय से रहते चालू किया? क्या झांसी में हम लोग बना गए थे समय रहते, आपने चालू किया? जौनपुर में हम बना के गए थे, आपने चालू किया? आजमगढ़ बना गए थे, आपने चालू किया? बदायूं में बना के गए थे, चालू किया आपने? लखीमपुर बना गए थे, चालू किया? धूल भागता रहा। और यहाँ पे जो उनको आप उसको राजनीति की बलि चढ़ाते रहे। आप इस चक्कर पड़े रहे कि समाजवादी ने बनाया, अगर हम जाके चालू कर देंगे तो समाजवादियों का नाम हो जाएगा। आपकी इस नाकामी की वजह से, आपके इस तरह की ये राजनीतिक रवैये की वजह से, अगर हॉस्पिटल ये इसमें समय से आपने चालू कर दी होती, सारी व्यवस्थाएं ठीक से कर ली होती, कितने लोगों की जान बचती। और अगर हमारी सरकार होती, ये तो हमने बनाया ही था, अगर हमारी सरकार में कोरोना आया होता तो हम तो बिना कोरोना के इतने हॉस्पिटल की व्यवस्था कर दी थी। हमने इतने हॉस्पिटल हमने बना दिए थे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में। और जहां पे गोरखपुर से, जहां से मुख्यमंत्री जाते हुए, एम्स की जमीन भी समाजवादियों की देन है। और एम्स की जमीन अभी गए होंगे से, उनको पता चल गया होगा कि गांव का मॉडल कैसा होता है। अगर सीख के आए होंगे तो जनेसु मिश्र को ले लें ग्राम में, और उसको लोहिया ग्राम कैसे बनता है जरा सीख के आ जाए, और उत्तर प्रदेश में ऐसे गांव बना दें तो गांव में सारी सुविधाएं मिल जाएंगी और गांव डेवलप हो जाएगा। और तीसरी बात, अगर हमारे समय पे राम लोहिया हॉस्पिटल बना, हमारे समय पे हमने बदायूं का मेडिकल कॉलेज बनाया, हमारे समय पे हमने जो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है उसकी ओपीडी को अपग्रेड कराई, हमारे समय में पीजी का जो पीजीआई लखनऊ का उसकी ओपीडी अपग्रेड कराई, हमारे समय में आपने आईसीयू वगैरह हमने कहां बनाए? गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, बीआरडी मेडिकल कॉलेज बनाए। आपके समय में कौन सा कॉलेज मेडिकल कॉलेज बनाए बता दीजिए। 1.5 साल पहले यहाँ कोरोना आया हुआ था, आपने अनुराग जी आपने कौन सा ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया यहाँ पे? अनुराग जी, ये राजनीतिक मंच नहीं है। अनुराग जी, ये राजनीतिक मंच नहीं है। मेरी बात सुनिए, ये राजनीतिक मंच नहीं है। आपकी सारी बातें नागेंद्र जी भी सुन रहे हैं, लेकिन हम इन सारे बातों का जवाब हेमंत तिवारी जी से लेंगे। हेमंत तिवारी जी, मैं ये जानना चाहूंगा निष्पक्ष रूप से, क्या प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था सचमुच चरमराई हुई थी और क्या हमने संसाधनों का ठीक से उपयोग नहीं किया? जहां तक अनुराग जी ये सवाल उठा रहे हैं कि इन इंस्टीट्यूट को खोल दिया जाता, जौनपुर के अस्पताल को खोल दिया जाता, या उसको कोविड सेंटर बना दिया जाता, तो क्या आपको लगता है कि कहीं कोई चूक हुई है या हमने उन संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया? आप क्या कहते हैं तिवारी जी? ये चूक तो राष्ट्रीय स्तर पर हुई है, उत्तर प्रदेश में हुई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। पहली लहर के बाद हमको सावधान हो जाना चाहिए था। इसको मुझे लग रहा है कि जो भी सत्तारूढ़ दल है उसको क्रमशः समय स्वीकार कर रहे हैं। पहली लहर के बाद अगर हमने अपने बुनियादी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बार उसका रिव्यू किया होता और आगे इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको थोड़ा वर्कआउट किया होता तो शायद बेहतर होता। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि योगी जी, मैं बार बार कहता हूँ, 100 बार कहता हूँ, आगे भी कहूंगा, जो 4 वर्ष और करीब 3 महीने में मैंने देखा है, योगी जी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रमी, ईमानदार है, कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिस्टम है, मुझे लगता है कि इसके फॉलो अप का जो दर्जा है वो बहुत कमजोर है। ये तो ब्यूरोक्रेसी का काम था। आप मुझे बताइए, चलिए हर चीज की उम्मीद अगर भारतीय जनता पार्टी वाले या प्रदेश वाले योगी जी से करते हैं, ये हेल्थ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में तो ये क्या कर रहे हैं? पहली वेव के बाद इन्होंने क्यों नहीं इस बात की समीक्षा की? वाकई ये प्रश्न तो जायज है। अगर जौनपुर में मेडिकल कॉलेज है, जौनपुर मेरा अग्रणी जनपद है, मैंने देखा है एक एक गाँव में मैंने 50-50 लोगों को मरते देखा है। अभी दुख किसको नहीं होगा? आंखें किसकी नम नहीं होगी? रोएगा कौन नहीं? हम इनको लानत दें, उनको मलामत दें, हम इनको दोष दें? जब अपना मरता है का भय जी, आपका 50 साल के साथ वाला इंसान, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका चाचा, ताऊ, परिजन, पड़ोसी, आपके समाज का अंग जब अवसान कर जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है। जनता तकलीफ में है, इस वक्त स्वीकार करना होगा। और मेरा तो सत्तारूढ़ दल के लोगों से यही निवेदन है कि जैसे योगी जी ने एग्रेशन नहीं दिखाया, विनम्रता दिखाई, काम पे जुट गए,
वैसे इनके भीतर भी श्लाघा भाव नहीं आना चाहिए। आप स्वीकार करिए, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं और आप 300 विधायकों की सरकार, बिल्कुल। बड़ी सरकार आपको मिली है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, लेकिन प्रसन्नता बिल्कुल। इस बात है जी, और प्रभु की कृपा है, अल्लाह का शुक्र है कि कुल 4800 पॉजिटिव केसेस मिले हैं। ये महामारी धीरे धीरे जा रही है। एक नया चैलेंज आ रहा है ब्लैक फंगस का, जिसका जिक्र आपने किया। इसका समाधान कैसे, इसका उपाय कैसे? मैं तो बल्कि फिर यही कहूंगा कि खाली योगी की जिम्मेदारी नहीं है शासन सबका चलाना, उसकी कमियों को इंगित करने, उसको सकारात्मक सुझाव देने की जिम्मेदारी अपोजिशन की भी है। अखिलेश जी आए, अखिलेश जी समझाएं, बताएं, बिल्कुल। और योगी जी भी उसको सकारात्मक तरीके से उस पर एक्ट करे, क्योंकि ये किसी योगी, किसी भाजपा की सरकार, किसी पार्टी की सरकार का सवाल नहीं है। ये आम जनता की तकलीफ का सवाल है। इसमें तो सारे राजनेताओं को सबको वोट देते, तम्बू सबको वोट देती है, सबको सामने आना चाहिए। और यह आम जनता की तकलीफ का सवाल है। हम नागेंद्र जी से सवाल करते हैं। नागेंद्र जी, तिवारी जी कह रहे हैं ये आम जनता की तकलीफ का सवाल है, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। चूक हुई है, लेकिन उस चूक को दुरुस्त किया जा सकता है। अब ब्लैक फंगस आ रहा है, ब्लैक फंगस से आप कैसे निपटेंगे? अब चूक ना हो, तीसरी लहर में हम दुरुस्त रहें, हमारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें। अनुराग जी ने भी जैसे कहा कि अस्पतालों के या उनको कोविड सेंटर हमने क्यों नहीं बनाया। नागेंद्र जी। उपाध्याय जी, पहले तो अनुराग जी की बात का जवाब देंगे, जो उन्होंने, आपने जब उनसे प्रश्न किया था कि कोरोना अगर आपकी सरकार होती तो आप क्या करते। अरे कोरोना की बात छोड़ दीजिए उपाध्याय जी, जरा 12 से 17 में 12 से 17 तक पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस का क्या हाल था, जरा उसके आंकड़े निकाल लीजिए। सरकार इनकी थी। इंसेफ्लाइटिस में कितनी मौतें प्रतिवर्ष होती रही है, और 17 के बाद जब इस बीमारी पर कंट्रोल करने का काम माननीय योगी जी ने किया, उसके आंकड़े निकाल लीजिए। नंबर 1, इसलिए ये राजनीति करना छोड़िए। हेमंत तिवारी जी ने जो कहा है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि हर नागरिक का कर्तव्य है, हर व्यक्ति कोई राजनीतिक दल का सदस्य बाद में है, पहले एक मानव है और भारतीय है। हम अपने एक देश के नाते सकारात्मक भूमिका अदा करें और सरकार को कदम से कदम मिला करके व्यवस्थाओं को सुधारने में अपना योगदान दे। ये नकारात्मक टीका टिप्पणी बंद करिए अनुराग जी। आपकी एक आदत बन रही है नकारात्मक हमेशा बोलने की, इसलिए नकारात्मकता से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और इसी नकारात्मकता का जवाब जनता ने आपको 2017 में दिया, 2019 में दिया। मैं पूछ रहा हूँ नहीं, मैं इसलिए आ गया कि आप चुनाव अभी दूर है। करना चाहते हैं। नागेंद्र जी, चुनाव अभी दूर है। मैं राजनीति की बात इसलिए करना ही चाहता। मैंने पहले आपसे कहा, हमारा हर देश का नागरिक एक मानव होने के नाते, भारतीय होने के नाते हमारा कर्तव्य ये है कि इस बीमारी से हम कैसे लड़ सके और इस बीमारी की रोकथाम में हम क्या अपना सहयोग कर सके। ये हमारा पहला काम होना चाहिए था। लेकिन अगर हम नकारात्मक रवैया रखेंगे और सरकार के हालत से कान पे राजनीति करने का काम करेंगे, तो उसका जवाब जरूर उपाध्याय जी हमें भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक पार्टी के सिपाही होने के नाते देना पड़ेगा। मैं तिवारी जी की इस बात से सहमत हूँ कि आने वाले समय के लिए, जो आने वाली समय की आहट है, जैसा हमारे मेडिकल विशेषज्ञ बता रहे हैं, जैसा विदेशों से भी रिपोर्ट आ रही है, हमें इसकी अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए। और हम जिस स्थिति में है, जिस स्तर में है, अपने कर्तव्यों का पालन करें और तीसरी लहर को आने से पहले अपने को सचेत कर ले, अपने को सतर्क कर ले, अपने की व्यवस्थाएं सुधार ले, तो मैं समझता हूँ तीसरी लहर पर भी हम विजय प्राप्त कर लेंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं केवल विधायक हूँ, आप मेरे जिला अनुराग जी मैं दूंगा आपको, बिल्कुल 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 मैं आपको दूंगा। आप, मैं अपने काम के लिए बता रहा हूँ। अनुराग जी आप कुछ कह रहे थे। आप मेरे डीएम से पूछ सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी ना पड़े, इसलिए मैंने 20 सिलेंडर अपने विधायक नीचे देने का काम किया। अच्छा प्रभु रुक जाइए, 5 सेकंड रुक जाइए। सीएससी पे लगने जा रहा है। ठीक है विधायक जी, इसलिए नागेंद्र जी मेरी बात सुनिए।
नागेंद्र जी, अनुराग जी आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी सुन लेते हैं, फिर आपसे जवाब ले लेंगे और फिर हम उमाशंकर पांडे जी के पास भी चलेंगे कि ये सियासत क्यों हो रही है। अनुराग जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने 5 सेकंड मांगे थे। विधायक, हाँ, 2 बात का विधायक जी जवाब दे दे तो मैं समझ जाऊंगा विधायक जी ने कोरोना का बड़ा अध्ययन किया है, उनका बड़ा नॉलेज है। एक, ब्लैक फंगस के बारे में बता दें क्या है। दूसरा, आरटीपीसीआर क्या होता है, उसका वो क्या नाम, उसका फुल फॉर्म क्या है, ये बता दें, मैं समझ जाऊंगा। आरटीपीसीआर का टेस्ट बता दें और ब्लैक फंगस क्या है ये बता दें, विधायक जी मैं मान जाऊंगा आपने तैयारी की है, आप कोरोना से लड़ना चाहते हैं, बस इतना बता दीजिए। आप अनुराग जी कुछ नहीं मान जाएंगे। आप सिर्फ एक सोच जो आपकी है एंटी सरकार के विरुद्ध नजरिया रखना। आप तमाम मेडिकल प्रश्न के ऊपर सरकार के ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहे थे। सैफई का इंस्टीट्यूट आपकी सरकार के जमाने में माननीय मुलायम सिंह जी के जमाने में स्थापित हुआ था। उस उच्चीकरण करने में माननीय योगी जी ने कितना योगदान किया ये आपको पता है। आप पीसीआरटी की बात करते हैं, आप ब्लैक फंगस की बात करते हैं, ये तो मेडिकल ही बात है। आप हर तरीके से सैफई को, अगर कोई राजनीतिक नजरिया रहा होता तो सैफई की जगह कोई दूसरा इंस्टीट्यूट भी खड़ा किया जा सकता था। हमने सैफई को ही बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि सेंट्रल यूपी में सैफई ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको उच्चीकृत करके हम जनता की सेवा कर आपके ऊपर सकते थे। फोबिया हो गया है, आपको जनता की चिंता नहीं है, आप कोरोना का मतलब नहीं जानते हो। कोरोना चिल्ला रहे इतनी देर से, तो आप कैसे जनता का समाधान करेंगे जब कोरोना का मतलब आपको नहीं पता है। मेरे ऊपर नहीं है, ये फोबिया आप पर है, आप पर भारतीय जनता पार्टी का फोबिया है, आप पर योगी जी का फोबिया है, आप पर मोदी जी का फोबिया है। ब्लैक फंगस क्या होता है? झूठे हल्ला मचा रहे हैं इतनी देर से, 1 घंटे से ब्लैक फंगस मालूम नहीं, आरटीपीसीआर मालूम नहीं, कोरोना का पता नहीं क्या होता है। आपको मालूम है ब्लैक फंगस के कारण क्या है? अनुराग जी, आपको ये मालूम है? अनुराग जी आप ये बताइए, अनुराग जी आप ये बताइए, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इटावा का दौरा किया। ये कहा जा रहा है कि कोई नॉन यादव मुख्यमंत्री बहुत समय बाद पहली बार इटावा गया है। इसका मतलब है योगी की मंशा तो ठीक दिखाई देती है, मुख्यमंत्री की मंशा ठीक है, काम करने की मंशा है। उन्होंने इस नजरिए से नहीं देखा कि ये अखिलेश का क्षेत्र है या ये मुलायम सिंह यादव जी का क्षेत्र है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है। वो वहां गए और वहां उन्होंने लोगों को सुना, समझा, उनके दर्द को जानने की कोशिश की। तो इस पे तो अनुराग जी मुझे लगता है कि आपको तारीफ करनी चाहिए मुख्यमंत्री जी की। बिल्कुल, मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, आप सैफई गए थे और सैफई में आपने देखा गांव का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो डेवलपमेंट मॉडल आप जरूर सीख के आइए। अगर सीख के आए हो तो उसको अप्लाई कीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहां आपको सीखने को मिला होगा। और हो सकता है कुछ अधिकारी ने बताया होगा, चलिए सर वहां लेके चलते हैं, वो मॉडल अच्छा है गांव का मॉडल, वो आप अपनी आंखों से देख लेंगे तो वैसा हम कहीं और डेवलप कर पाएंगे। अगर देख के आए हैं वाकई मन से तो उसको अप्लाई भी कीजिएगा कि कैसे गांव को डेवलप किया जाता है। ऐसे कम से कम 20-25 गांव ऐसे डेवलप कर दीजिए हर जिले में, तो कम से कम जिले के जिले नहीं, अगल बगल के जिले का भी विकास हो जाएगा। क्योंकि एक गांव का विकास होता है तो 200 किलोमीटर के लोगों का वहां पे इलाज होता है। जैसे सैफई में अगर पीजी मेडिकल कॉलेज बना है तो 300-300 किलोमीटर तक के लोग वहां इलाज कराने आते हैं। इसी तरह का आप बनवाइए गोरखपुर में एक गांव, इसी तरह का आजमगढ़ में बनवाइए, जौनपुर में बनवाइए, श्रावस्ती में बनवाइए, लखनऊ के इर्द गिर्द जहां पे आपको लगता हो लखीमपुर में जाके बनवाइए। कुछ अगर सीख के आए हो तो अच्छी बात है, और सीख के नहीं आए हैं खाली हवा हवाई दौड़ा, हवा हवाई बातें, हवा में समस्या का समाधान, फिर हवा में उड़ जाना, फिर सब हवाई हो जाना और राजनीति की बातें करना, जैसे हमारे विधायक जी कर रहे हैं ना। उनको कोरोना का मतलब नहीं पता है, इसी तरह अगर उनको गांव का मॉडल नहीं समझ पाए तो भैया बताओ इसमें हम क्या करेंगे। बीजेपी का अगर इसी यही ढर्रा रहेगा कि वो सीखेंगे भी नहीं कहीं। हम उमाशंकर पांडे जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। पांडे जी, मैं आपसे भी यही सवाल करूंगा जो अनुराग जी से किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरपेक्ष भाव से इटावा गए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि अखिलेश जी का क्षेत्र है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी योगी आदित्यनाथ के इस काम की सराहना करनी चाहिए, बगैर राजनीति के, बगैर सियासत के। हम कोरोना में सियासत न करें। पांडे जी देखिए उपाध्याय जी, ये सियासत नहीं है। आप सजेशन की बात कर रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से लेके आदरणीय सोनिया गांधी से लेके प्रियंका गांधी जी से लेके अजय लल्लू जी तक सब लोगों ने समय समय पर अपने अनुभव आधारित सलाह मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र के माध्यम से भेजा है। लेकिन बदले में डॉक्टर हर्षवर्धन जी से लेके मुख्यमंत्री जी तक जो रिप्लाई आई है वो पूरे प्रदेश, देश और आप सबने देखा है। अगर कोई कोविड में मदद करने निकल रहा है
हम निकल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई मदद कर रहा है, इंक्लूडिंग पत्रकारों तक। अगर हकीकत को मुख्यमंत्री जी के सामने लाने की कोशिश कर रहा है तो उसके ऊपर या तो एफआईआर दर्ज किया जा रहा है या उसको जेल भेजा जा रहा है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के हर ब्लॉक, हर गांव को सैनिटाइज करा रही है। सारे ब्लॉक अध्यक्ष, सारे लोग, सबको लखनऊ से सैनिटाइजर बाकायदे भेजा गया है और सभी ब्लॉकों में सैनिटाइजेशन चल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी निकले हैं, सैफई जा रहे हैं, इटावा जा रहे हैं, चाहे पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी का अहंकार हर कोई जानता है। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप लोग तो गंगा जी के पांडे जी जल्दी करिए, हमें हेमंत तिवारी जी के पास भी जाना है। जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर हमें हेमंत तिवारी जी के पास जाएंगे। क्या जी, ये सब तो गंगा जी के पुत्र हैं। ये मुख्यमंत्री जी गंगा के किनारे तिवारी जी योगी जो दौरा कर रहे हैं, अभी 15 मंडलों के वे दौरे कर चुके हैं। जाहिर है उससे सुधार भी देखने को मिला है, व्यवस्थाएं चौकस हुई हैं। हाल ही में वे इटावा गए और ये कहा जा रहा है कि नॉन यादव मुख्यमंत्री पहली बार कोई इटावा गया है। आप इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या देखते हैं? आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस प्रदेश की राजनीतिक नब्ज पर आपकी बारीक पकड़ है। देखिए उपाध्याय जी, योगी तो आमतौर पर ऐसे ही काम ज्यादातर करते रहे जो किसी ने नहीं किया है। इस बात में, उनके उत्साह में, उनकी कोशिशों में कोई कमी नहीं देखता हूँ। उनकी ईमानदारी की भी मैं प्रशंसा करता हूँ, उनके परिश्रम का भी मैं कायल हूँ। लेकिन प्रश्न यह है कि आपको समेकित नेतृत्व की दृष्टि से ही विश्लेषण किसी विषय का होना चाहिए। मैंने एक कमी जरूर देखी है कि योगी जी जो चाहते हैं उस पर लंबे दिनों तक फॉलो करने का जो प्रोसीजर है उस पर बहुत प्रॉपर अमल नहीं किया जाता है। इस पर थोड़ा सख्ती दिखाने की मुझे लगता है जरूरत है। दूसरी बात, इस वक्त मुतमईन होने की कहीं से कोई जरूरत नहीं है। हम लोग थोड़ा सा, जैसे पहले लहर के बाद हम लोग मुतमईन हो गए, तो अभी आपने ही जिक्र किया और हम लोग देख रहे हैं ब्लैक फंगस का, फिर व्हाइट फंगस का, फिर तमाम नई नई बीमारियों का, फिर थर्ड वेव का खतरा है। ऐसे में जो तिवारी जी हमारे पास समय का अभाव है, मुझे ये डिबेट समाप्त करनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये कहूंगा डिबेट समाप्त करने से पहले कि इस समय हम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, ये संकट काल है। इस समय जिस महामारी से हमें मिलकर के जूझना चाहिए, हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक लड़ाइयां चलती रहेंगी, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विताएं भी चलती रहेंगी, लेकिन इस राजनीति में इंसानियत जिंदा रहे। राजनीति करने के लिए हमारे पास वक्त है और बहुत ज्यादा वक्त है। हम आएंगे, चुनाव में लड़िए, लेकिन इस तरीके से एक दूसरे पे आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना और हम सियासत का अखाड़ा बना दें कोरोना को, ये नहीं होना चाहिए। हम जनता के नुमाइंदे हैं। आप सब लोग इस डिबेट में शामिल हुए, समय दिया, अपने जवाब रखे, जनता के सवालों के आपने जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।